हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग हिस्ट्री का नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। और अगला सेशन आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं सभी एग्जाम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। कौन सा टॉपिक है? आपका हड़प्पा सभ्यता, है ना। आपका जो टॉपिक है आज का वो है हड़प्पा सभ्यता, है ना। आज का जो टॉपिक है वो है कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सवाल आता है हर एग्जाम में। और आपको पता है कि कोई भी एग्जाम देख लीजिए आप, यहाँ से एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। कोई भी एग्जाम दीजिए, आप बीपीएससी दीजिए, बिहार दरोगा दीजिए, आप रेलवे दीजिए, एसएससी दीजिए, इधर कोई भी एग्जाम दीजिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो ये बहुत अच्छा सेशन है, बहुत शानदार सेशन होगा, क्योंकि आज का सेशन इम्पोर्टेंट सेशन है और इसमें हम लोग काफ़ी डीप रेंज का पढ़ेंगे। चूँकि आपको पता है कि हम लोग बीपीएससी, आपका 69 बीपीएससी हो गया, बिहार टीचर हो गया, दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, इधर जितना भी वनडे कंपटीशन जो एग्जाम होता है जिसमें हम जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इस हिस्ट्री से आपका लगभग सभी लेवल का क्वेश्चन टच हो जाएगा और सब लगभग मेंटेन हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर व्यक्ति कम से कम 10 मित्र को जरूर शेयर करें। कम से कम 10 मित्र को जरूर शेयर करें। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जाके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आपका हर वीडियो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जैसे हम डाले मिलते जाए, कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। और चैनल को एक बार लाइक जरूर करें। आप लोग एक बार लाइक करके अपना अटेंडेंस तो जरूर बना लीजिए, तब तो पता चले कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एक बार लाइक करके अटेंडेंस जरूर बना लीजिए। मुझे कि जो लाइक होगा वो हमारा अटेंडेंस है। और आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे लिए वही गुरु दक्षिणा है, हमारा वही मोटिवेशन है। आप लोग जो शेयर कीजिएगा, जो लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे लिए वही मोटिवेशन है, वही मोटिवेट होकर हम वीडियो को बनाते हैं। और कुछ लोग का तो लाइक बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है, सॉरी कमेंट, कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, काफ़ी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है। अभी तक इतना अच्छा से कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा था, अभी आपका वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सा क्लियरिटी हमको दिख रहा है और हिस्ट्री में उतना भार नहीं लग रहा है जितना हम समझ रहे थे। तो अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो तहे दिल से शुक्रिया है कि हाँ, हम इतना अच्छा आपको समझा पा रहे हैं या हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो पे टाइम टू टाइम बने रहें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। और जब भी वीडियो देखें कॉपी और पेन लेके बैठे, साथ साथ नोट करते जाएं। आपको पता लगेगा एकदम क्लास में ही बैठ के क्लास कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम वीडियो देख रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे करके ऐसे देखते रहते हैं, आधा वीडियो चला तक सो गए। आप खुद ही स्विच ऑफ हो जाइएगा, मोबाइल भी चल के स्विच ऑफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आप जब भी बैठिए तो लिखने का कार्य भी कीजिए साथ साथ। और लिखने का कार्य कीजिएगा तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका नींद ही नहीं आएगा। और एक बार जब इसमें मन लग जाएगा, इतिहास के प्रति रुचि जग जाएगा, तो फिर पढ़ने में आपको कौन रोक सकता है। फिर आप खुद ब खुद पढ़ने लगेगा। आदि तो होना है इसका, आदत लग जाए एक बार। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। और बहुत मजेदार टॉपिक है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत मजेदार टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें, है ना। देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग देखते हैं कि विश्व के मानचित्र पर हड़प्पा का क्या स्थिति है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहां से हम चले, ये आपका विश्व का मानचित्र हो गया।
जिसमें ये वाला सेक्टर आपका इंडिया हो जाएगा, है ना, ये वाला सेक्टर इंडिया हो जाएगा। उसी तरह से आप इधर भी देखिएगा, या ऑस्ट्रेलिया इधर बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जरूरत नहीं, वहाँ कोई सभ्यता ही नहीं हुआ है ना, वहाँ कोई भी सभ्यता इतना ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। यहाँ से यहाँ एक आपका ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला, या ये थोड़ा सा ऐसे है ना। तो इधर ध्यान दीजिए, विश्व का लगभग ये मानचित्र है, हूबहू तो कभी बनता नहीं है, क्योंकि नक्शा भी अगर 10 बार छपाएगा तो 10 किस्म का हो जाता है, तो इसलिए ऐसा रहेगा। तो ध्यान दीजिए, विश्व में जितनी सभ्यता थी वो इतना ही दूर में फैला हुआ था, इतना ही दूर में। इधर कोई भी, अमेरिका में कोई भी सभ्यता इधर जन्म नहीं लिया है, इधर कोई भी सभ्यता का साक्ष्य नहीं मिला है, समझ गए। तो देखिए, उस समय माना गया था कि जो ये भारत है, ये हमारा भारत है, तो ये जो भारत की सभ्यता है ये लगभग 1500 बीसी पुराना है। कितना पुराना है? 1500 बीसी। और हम लोग समझते थे कि यही हमारा जो है ऋग वैदिक जो है हमारा सबसे पुराना सभ्यता है। ऋग वैदिक जो है, ऋग वैदिक हमारा सबसे पुराना सभ्यता है। और आपको पता है कि ऋग वैदिक 1500 से लेके 1000 ईस्वी तक चला है, 1000 बीसी तक। और 1000 बीसी से 600 तक कौन चला है? उत्तर वैदिक। तो सबसे पुराना हम लोग जो सभ्यता जानते थे वो हमारा कौन था? 1500 बीसी। ये कब? जब अंग्रेज लोग यहाँ भारत में आए थे, उस समय बता रहे थे। लेकिन देखा गया कि यहाँ इस सेक्टर में एक सभ्यता था, इस सेक्टर में एक सभ्यता था, और इस सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया, है ना। इस सभ्यता का क्या नाम था? इस सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर था? दजला एवं फराद। दजला एवं फराद नदी के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इस सभ्यता लगभग 3500 बीसी से लेके 4000 बीसी पुराना था। 4000 बीसी पुराना था। मतलब ये जो सभ्यता था, दजला एवं फराद नदी के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता था। और ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, जो 3500 बीसी से 4000 बीसी पूर्व था, है ना। और ये किस सेक्टर में था? तो जो अभी वर्तमान में ईरान है ना, ईरान है, तुर्की है, इराक है, इस सभ्यता इसमें ये सभ्यता था, है ना, ईरान के सेक्टर में, है ना। एक यहाँ सभ्यता था, ये सभ्यता का नाम था क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो क्रीट की सभ्यता जो थी ये कहाँ था? यूनान में। यूनान का एक टापू था यहाँ पे, यूनान में एक टापू था, इसी टापू पे ही सभ्यता था। इसमें जो था फैला हुआ ये कौन सा था? दजला एवं फराद मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये भी लगभग 2700 बीसी पूर्व था, 2700 बीसी पूर्व था। उसके बाद यहाँ एक सभ्यता था, यहाँ मिस्र में, ये मिस्र है ना, मिस्र में एक सभ्यता था नील नदी के तट पर, है ना। नील नदी के तट पर एक मिस्र में सभ्यता था, है ना, मिस्र की सभ्यता।
मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी के तट था। नील नदी जो है ये मिस्र की सभ्यता था। पहले ये जो था आपका रेगिस्तान सेक्टर था, लेकिन नील नदी के कारण ये मिस्र का जो है उत्थान हो गया है, समझ गया। उसके बाद एक यहाँ सभ्यता था, यहाँ ई वाला सेक्टर पर, ये तो भारत है, ये पाकिस्तान है, तो यहाँ एक सेक्टर था यहाँ, है ना। और इस सेक्टर का जो था यहाँ एक उत्खनन हुआ, और इस उत्खनन में इस जगह का नाम था क्या, हड़प्पा। और इसका उत्खनन 1826 में चार्ल्स मार्शल इन्होंने बोला कि यहाँ एक थोड़ा सा टीला दिख रहा है, इसको आप उत्खनन कराइए, है ना, इसको उत्खनन कराइए। तो बाद में इसका उत्खनन होने लगा, लेकिन इस समय तक देखा गया क्या, इस उत्खनन से पहले देखा गया क्या कि जो भारत की सभ्यता है वो ऋग्वैदिक है, और पूरे विश्व के मानचित्र पर देखा गया कि भारत जो है वो एकदम नया है। भारत क्या है, एकदम नया है। जैसे तो जब भारत विश्व के मानचित्र पर एकदम नया दिखेगा, चूंकि ई वाला भी सभ्यता जो था ना, ये भी 2800 बीसी पूर्व था, है ना। कितना बीसी पूर्व था, लगभग 2800 बीसी पूर्व, है ना। 2800 से लेके 3500 बीसी पूर्व इसको भी माना जाता है। 2800 से लेके 3500 बीसी पूर्व इसको भी माना जाता है। तो देखा गया कि पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत ही सबसे नया है, और सबसे नया है इसीलिए इसका वैल्यू बहुत कम था। इसका कोई वैल्यू नहीं करता था, बोलता था जी तुम कितना पुराना हो, तो 1500 बीसी पूर्व हमारा सभ्यता है। तो ये सब हंसता था कि 1500 बीसी, तो इससे तो मोटा मोटी 2500 पहले है, इससे 2000 पहले ये है, ये भी पहले है, ये भी पहले है, ये भी पहले है। तो यहाँ एक मतलब भारत को लगता था कि हम एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में किसी का दादा कहे जो हमारे परदादा या छेरदादा से हम बसे हैं, हमारे छेरदादा से इस गांव के निवासी हैं हम, कोई बोले जो हम अभी तुरंते आए हैं, तो गांव में तुरंत कोई आया है, एक मतलब कि उसको कहीं ना कहीं तड़का मिला हुआ है। बात समझ रहे हैं ना, गांव में तड़का मिला हुआ है, तो तड़का मिलेगा तो तड़का वाला जो होता है उसको गांव वाला नतुआ समझता है। वही स्थिति था भारत का। भारत भी विश्व के मानचित्र पर नतुआ साबित हो रहा था, क्योंकि बहुत नया था, तुरंत इसको मिला हुआ है इसलिए आया है। अब जानते हैं कि गांव में जो नतुआ होता है या गांव में जो नया बसा होता है, गांव वाले उसको परेशान ज्यादा करते हैं। जब भी कोई किधर से आता है कुछ मजा ले लेता है। वही स्थिति भारत का था पूरे विश्व के मानचित्र पर। और भारत भी बड़ा अपने आप को अंदर से आत्मग्लानि महसूस करता था कि काश हम भी पुराना होते, काश हम भी कहते जो हमारा भी सभ्यता 3000 2000 2500 बीसी पूर्व है, तो हमको इतना दिक्कत नहीं होता, तो हम भी गौरवान्वित महसूस करते। यही स्थिति था भारत का। जैसे गांव में नतुआ सबको कैसे गांव भर के लोग परेशान करता है, वो भी 2-4 पीढ़ी पुराना हो जाता है, 2 पीढ़ी पुराना हो जाता है, तो उसको भी परेशान करना लोग बंद कर देता है। लेकिन जिस समय वो नया रहेगा, उस समय के जो पुराने लोग होंगे वो तो उनको नतुआ कहकर संबोधित करेंगे और परेशान ही करेंगे। वही स्थिति भारत का था विश्व के मानचित्र पर। लेकिन एक टाइम आया 1826, और 1826 में एक जगह था यहाँ पाकिस्तान में हड़प्पा। और हड़प्पा जो था, ये हड़प्पा सभ्यता जो था, यहाँ एक टीला था, और इस टीला का जब उत्खनन 1826 में जॉन मार्शल ने कराया, तो ये चूंकि ये तो पुरातत्व विभाग से संबंधित था, पुराविद था, तो इसे पता चला कि यहाँ कोई सभ्यता लगता है कि है, तो इसने इसे उत्खनन कराया। और जब उत्खनन कराना शुरू किया तो यहाँ से काफी कुछ खिलौना तरह से, कभी कुछ मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए, कभी तांबा का कुछ मिल जाए, कभी पीतल का कुछ मिल जाए, कभी खिलौना मिल जाए, कभी गाड़ी मिल जाए, कभी बैलगाड़ी वाला एक का गाड़ी मिल जाए। तो बहुत सारा अजीब गरीब सामान यहाँ से मिलना शुरू हुआ।
अब जब इस तरह का बहुत पुराना पुराना चीज कोई हथियार मिले कहीं उत्खनन हो, जैसे तुम्हारे घर मान लो कि बन रहा है, पैखाना के टंकी खोला रहा है और उस टंकी से कुछ अजीब अजीब सामान पुराना मिलने लगे, बहुत पुराना पुराना सामान मिलने लगे, तो आदमी घर वाला को लगने लगता है जो अब तनी और बढ़िया से खोलवा चुके और इंटरेस्टेड हो जाता है। और पुराना पुराना चीज जब मिलने लगता है आदमी तो गागरा के फेर में तो पड़िए ना जाएगा, जो गागरा भेटा जाए तुरंत रात भर में मालामाल हो जाए, है कि नहीं। हर आदमी को लगता है कि कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ आइटम मिल जाए जिससे कि हम थोड़ा सा ठीक ठाक महसूस करें या हमारा पूर्वज जो है वो क्या किया उसके विषय में कुछ जानकारी मिले, अंदर से उत्सुकता बढ़ने लगता है। यही स्थिति हुआ यहाँ पर। जब हड़प्पा का उत्खनन शुरू हुआ तो यहाँ से अजीब अजीब सामान मिल रहा था। जब सामान मिल रहा था तो यहाँ जो लेबर थे, एक कुदारी चलाए कुछ मिला, फिर कुदारी छोड़ के उसे लूटने के चक्कर में लग जाते थे। कितना गोरा था कि एकदम वो कुदारी मारे कि हम लूट के भाग जाए, हम पहले लूटे हमको मिलेगा, इस चक्कर में लग गया। वही स्थिति कि यहाँ भी सब गागरा के फेर में पड़ गया, जो गागरा कुछ भेटा जाए सिक्का से भरल सोना के चांदी के, उस फेर में यहाँ भी सब लग गया यहाँ के जो लेबर थे। तो चार्ल्स मार्शल को लगा जो ये सब खेल कर रहा है, काम कम खेल ज्यादा कर रहा है, और वास्तविक बात था कि सब काम कम खेल ज्यादा कर रहा था। इस स्थिति में चार्ल्स मार्शल ने डिसीजन लिया कि उत्खनन ही बंद करा दिया जाए, है ना। लेकिन चार्ल्स मार्शल ने जब उत्खनन बंद कराना चाहा तो एक पुरातत्व विभाग ने बोला कैसे इसको जांच करो जो कितना पुराना सामान है। तो जांच करने के लिए सी कार्बन 14 पद्धति अपनाया जाता है जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने के लिए। तो सी कार्बन 14 पद्धति से जब इसका उम्र निकाला गया, यहाँ जो खिलौना अजीब गरीब सामान मिल रहा था, तो पता चला कि यहाँ के जो वस्तु मिल रहे हैं वो भी लगभग 2500 से बीसी के पूर्व के आसपास दिख रहे हैं। वो भी लगभग 2500-3000 बीसी के पूर्व दिख रहे हैं। उसका भी उम्र इतना पीछे लग रहा है। जब इतना पीछे यहाँ जब इसका लगने लगा तब जाके भारत के लोग भी एक अलग सा उत्साह जनरेट हो गया। ये लोग भी एकदम उत्साहित हो गया कि नहीं, हम भी नया नहीं है विश्व के मानचित्र पर, हम भी उतना ही पुराना है, लगभग ये सब जितना है, लगभग हम भी उतना ही पुराना है, हम भी नया नहीं बसे हैं। और इसी कारण से उत्खनन होना यहाँ शुरू हो गया और पता चला कि हड़प्पा सभ्यता भी उतना ही पुराना था जितना ये सब था, है ना। हड़प्पा जो स्थान खोजा गया, ये जो हड़प्पा जगह था, ये भी लगभग उतना ही पुराना था जितना लगभग ये सब मिल रहा था, है ना। उसके बाद यहाँ से एक और देखा गया कि आपका यहाँ से लगभग 483 किलोमीटर दूर, यहाँ से 483 किलोमीटर दूर, मान के चलिए कि 500, यहाँ एक जगह था मोहनजोदड़ो, है ना। तो उस समय इसका भी उत्खनन करने लगा। उसका उत्खनन क्यों? क्योंकि लाहौर का जो रेलवे लाइन बन रहा था आपका 1856 में। कब? 1856 में जब लाहौर का रेलवे ट्रैक बनना शुरू हो गया 1856 में, तो आपको पता है कि अंग्रेज जब रेलवे बनाना शुरू किया, कि 1853 में ही रेलवे की शुरुआत हो गई थी, तो जब 1856 में लाहौर वाला जब रेलवे का ट्रैक बनना शुरू हुआ था, तो अंग्रेज उस समय बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए हमेशा रेलवे ट्रैक को थोड़ा ऊंचा पर बनाते थे। चूंकि आज भी देखिएगा कि जहां भी रेलवे ट्रैक बना होगा, रेलवे लाइन बना होगा, तो सामान्य जो हमारा सड़क होगा या समतल जमीन होगा उससे ऊंचा ही बनता था। चूंकि पानी उस पर जल्दी थोड़ा बहुत बाढ़ है या बारिश है तो उस पर नहीं चढ़े, इस कंसेप्ट से उसको ऊंचा बनाया जाता था। तो इसीलिए 1856 में देखा गया कि यहाँ एक जगह बन रहा था रेलवे, लाहौर में इधर एक रेलवे ट्रैक, तो देखा गया कि ये वाला मोहनजोदड़ो एक ऊंचा टीला दिख रहा है, और ये ऊंचा टीला दिखने के कारण, समझ गए, ऊंचा टीला दिखने के कारण इसको भी उत्खनन कराया गया। लेकिन 1826 में ही नहीं हुआ था। 1826 के बाद ये जो हड़प्पा का उत्खनन हुआ था वो 1921 में किसका? दयाराम साहनी की अध्यक्षता में कनिघम साहब ने कराया था, है कि नहीं। चूंकि पुरातत्व विभाग पर सब आधारित था।
पुरातत्व विभाग पर आधारित था। पुरातत्व विभाग पर सब आधारित था। देखिए हमको पुरातत्व लिखने में मिस्टेक हो रहा है। पुरातत्व विभाग पर आधारित था। तो पुरातत्व विभाग का स्थापना सन 1904 में हुआ था, है ना। और 1905 में जब कर्जन आया तो पूरा फॉर्म में हो गया। कर्जन जब आया तो पूरा फॉर्म में, और कर्जन के कारण खुदाई जो है बहुत तेज होने लगा, है ना, कर्जन के कारण। तो 1856 में ये जो रेलवे ट्रैक बनने लगा तो ये मोहनजोदड़ो जगह का उत्खनन होने लगा। और मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के तट पर था। ऐसा एक सिंधु नदी आया था, इस सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो था। तो इसका भी उत्खनन होने लगा। तो हूबहू यहीं के जैसा सब चीज आइटम मिलने लगा, हूबहू। तो यहीं के जगह जब सब चीज आइटम मिलने लगा तो इसका खोज आपका जो है मोहनजोदड़ो का जो था वो राखाल दास बनर्जी 1922 में, है ना, 1922 में राखाल दास बनर्जी किए थे। समझ गया ना। तो ऐसा उन्होंने किया था। उसी तरह से ऐसे ही देखा गया कि यहाँ ऊंचा, तो उसी तरह से यहाँ भी देखा गया। तो यहाँ जितना आइटम मिला था उस सारा आइटम यहाँ भी मिलने लगा। इसी तरह से देखा गया कि एक यहाँ भी जगह था, है ना, एक यहाँ भी जगह था गुजरात में लोथल, इसका भी उत्खनन हुआ। लोथल यहाँ था कालीबंगा, है ना, कालीबंगा, इसका भी उत्खनन हुआ। तो पता चला क्या कि इस सबके पास वैसा ही सिस्टम मिल रहा है जो यहाँ और यहाँ मिल रहा था। सबके पास वैसा ही सिस्टम मिल रहा था। तो यहाँ देखा सिंधु नदी, यहाँ देखा घग्घर नदी, यहाँ देखा आपका भोगवा नदी। तो देखा कि सब जगह तो मिल रहा है लेकिन सबका अलग अलग नदी पर है। और उस समय हड़प्पा सभ्यता जब इस सिंधु नदी के तट पर देखा, क्योंकि उस समय देखा कि यहाँ ये सिंधु नदी के तट पर है, यहाँ नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता है, नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता है। उसके बाद दजला एवं फराद नदी के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि चीन में हवांगो नदी के तट पर, यहाँ चीन में हवांगो नदी के तट पर हवांगो की सभ्यता थी। तो उसी तरह से भारत में भी सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ गया था। शुरू में अंग्रेजों ने इसे बोला कि सिंधु नदी के तट पर है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता नाम दे दीजिए, है ना, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता तो नाम पड़ गया, लेकिन बाद में भारत के और पाकिस्तान को मिला के कई राज्यों में कई स्थानों का उत्खनन हुआ और सब अलग अलग जगह पर अलग अलग नदी के तट पर मिला। तो अब मतभेद हो गया कि ये तो सिंधु पर नहीं है, ये तो कई नदियों पे मिल रहा है। तो अब इसका नाम सिंधु सभ्यता रखना क्या उचित होगा? नहीं होगा। तो फिर यहाँ का नाम यहाँ, यहाँ का नाम यहाँ, यहाँ का नाम यहाँ, यहाँ का नाम यहाँ, ऐसे रखना पड़ेगा। तो इससे पता चला कि अगर ऐसा नाम रखेंगे तो काफी मतभेद होगा। समझ गए, काफी नामकरण में मतभेद होगा। इसीलिए इन लोगों ने आपस में चर्चा किया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने और कनिंघम साहब ने, इन लोगों ने चर्चा किया और बोला कि इसका नाम क्यों ना वही रखा जाए जिसमें सबसे पहला स्थान का उत्खनन किया गया था। और सबसे पहला स्थान जो मिला था वो कौन मिला था? हड़प्पा। और सबसे पहले हड़प्पा का ही उत्खनन था, इसीलिए इस सभ्यता का जो नाम पड़ा वो पड़ गया, क्यों, क्या नाम पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो सिंधु सभ्यता ना रख के हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा? क्योंकि कई जगह पर मिल रहा था, इसीलिए वो विवादित नाम हो रहा था, इसीलिए हड़प्पा रख दिया। हड़प्पा क्यों रखा? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल का ही खोज हुआ था, इसीलिए खुदाई हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, या हड़प्पा का, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया क्यों? क्योंकि यह हड़प्पा की राजधानी थी, हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर था, हड़प्पा का सबसे विकसित शहर था। क्या कि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा का हुआ था। तो कौन सा सही हो जाएगा कि सबसे पहले जो खुदाई हुआ था
वो हड़प्पा का हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता शुरू में पड़ा क्योंकि सिंधु नदी के तट पर मिला था हड़प्पा, है कि नहीं। लेकिन बाद में क्या कर दिया कि इसको मोहनजोदड़ो को देखा था कि यहाँ सिंधु पर तट पर मिला था, इसलिए नाम रख दिया था सिंधु घाटी। लेकिन बाद में देखा जो कई नदियों पे अलग अलग मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। तो इस तरह से भारत भी देखा कि नहीं, हमारा जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ये भी लगभग 2500 बीसी पूर्व है। तो अब भारत भी फॉर्म में आ गया कि हम भी अब नया नहीं है, हम भी आप ही लोगों के समकालीन सभ्यता से जुड़े हुए हैं। और इस सभ्यता में सबसे बेजोड़ बात क्या मिला कि हड़प्पा सभ्यता का नाली व्यवस्था इतना अच्छा था कि ऐसा नाली व्यवस्था पूरे विश्व की किसी सभ्यता में नहीं मिला। पूरे विश्व में जितना भी सभ्यता उस समय था, इसमें कहीं भी हड़प्पा सभ्यता के जैसा नाली का व्यवस्था नहीं मिला। और नाली का व्यवस्था उत्तम होने से, बहुत उत्तम सर्वोत्तम होने से ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग साफ सफाई पर काफी ध्यान देते थे, तभी तो नाली उतना अच्छा बना के रखे थे। उस समय पक्की ईंट का नाली था और उस पे नाली पे झप्पना भी रखते थे, यानी ढक्कन भी लगा के रखे थे, है ना। और नाली में कहीं कहीं गड्ढा रखते थे, जो भी डस्ट जाए वहां रुक जाए, बाकी स्वच्छ पानी आगे बढ़े। तो साफ सफाई पर ये लोग काफी ध्यान दिया था। इसीलिए यहाँ का नाली का जो सिस्टम था वो विश्व में कहीं किसी सभ्यता में वैसा नहीं मिला है। इसीलिए ये इसमें पूछेगा जो सबसे अच्छा चीज क्या मिला? नाली। और जब नाली अच्छा मिला, इसका मतलब कि यहाँ के लोग साफ सुथरा स्वच्छता पर काफी ध्यान दिए होंगे, तभी तो इतना बेहतर नाली रखे होंगे। आज भी उस तरह का नाली नहीं है कहीं पूरा, आज भी उस तरह का नाली कहीं नहीं है। क्यों? आज भी आप कहीं कहीं जाइएगा गांव में तो देखिएगा जो घर के आगे एकदम गड्ढा खोद दिया है, नाली अगर बरसात में भर गया तो पानी पूरा सड़क पे जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई भी चिंता नहीं है। अगर कोई पड़ोसी बोल रहा है तो वैसे आपके जमीन में बहवा रहे हैं, ऐसा जवाब देगा, है कि नहीं। यानी आज भी उतना डेवलप हम लोग नहीं है जितना डेवलप ये लोग थे। कितना स्वच्छता थे कि एक बूंद पानी भी सड़क पे नहीं जाएगा, नाली का पानी एकदम नाली में रहेगा। तो उतना डेवलप तो आज भी देखिएगा नहीं है कि नहीं। तो ये लोग काफी स्वच्छता पर ध्यान दिए थे, है कि नहीं। उसी तरह से देखें कि दाजला एवं फरात नदी के तट पर जो मेसोपोटामिया का सभ्यता था, बाद में पता चला कि मेसोपोटामिया में जो भी लिखित बात था, लिखा हुआ बात था, वह यहाँ के लोग पढ़ लिए। मेसोपोटामिया के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लिखित बात था उसको पढ़ लिए थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो लिखित बात था, यहाँ के लोग इस चीज को कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़ पाए। और ऐसा प्रतीत हुआ है कि कुछ ऐसा चीज अभी तक मिला है जिसको आज तक अभी तक भी नहीं पढ़ा गया है, अभी तक भी नहीं पढ़ा गया है। इसीलिए इस काल को अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता कौन से काल में आता है? अर्ध ऐतिहासिक काल में। ऋग वैदिक अर्ध ऐतिहासिक काल में, उत्तर वैदिक अर्ध ऐतिहासिक काल में, पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल में, है ना। क्योंकि वहां लिखित वर्णन नहीं मिला, केवल पुरातत्व था। लेकिन यहाँ लिखित तो मिला था, लेकिन उसको पूरा नहीं पढ़ पाया या पढ़िए नहीं पाया आज तक। तो यहाँ के लोग नहीं पढ़ पाए थे, इसीलिए आध ऐतिहासिक माना जाता है इसको। लेकिन यहाँ के लोग पढ़े, और यहाँ के लोग पढ़े तो यहाँ का जो मोहर था वो बेलनाकार था, और यहाँ का जो मोहर था हड़प्पा सभ्यता का वो आयताकार था। यहाँ का मोहर कैसा था? ऐसा बेलनाकार। और यहाँ का मोहर कैसा था? आयताकार। और यहाँ एक जगह है, यहाँ मेसोपोटामिया में एक जगह था, उस जगह का नाम था अक्कद, और अक्कद के राजा थे सारगोन। नाम समझिएगा, यहाँ का जगह का नाम क्या था? अक्कद। और अक्कद के राजा कौन थे? सारगोन। और सारगोन ने अपने सारगोन अभिलेख में लिपिबद्ध कराया था, मतलब लिखवाया था कि यहाँ के लोग माकन, दिलमन और मेलूहा, बात को समझिएगा, माकन, दिलमन और मेलूहा के लोग हमारे यहाँ लंगर लगाते थे, है ना, लंगर लगाते थे। कौन कह रहा था? अक्कद के राजा सारगोन कह रहा था। अक्कद का एक राजा था सारगोन, जिसने सारगोन अभिलेख का मतलब लिपिबद्ध कराया था। और सारगोन अभिलेख में लिखा था, अक्कद का राजा कह रहा था सारगोन कि हमारे यहाँ लंगर लगाते थे लोग। कौन कौन?
तो यहाँ के लोग लंगर लगाते थे मेलुहा, है ना। मेलुहा के लोग, मेलुहा का मतलब क्या है कि मेलुहा का जो पहचान हुआ है, मेलुहा वो किससे मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तब पूछेगा कि मेलुहा शब्द का अभिप्राय है किससे? क्रीट की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, कि हवांगों की सभ्यता से, कि सिंधु घाटी सभ्यता से? तो मेलुहा शब्द का प्राय है अभी सिंधु घाटी की सभ्यता से। और ये कहाँ मिला? अक्कद के राजा सरगौन ने कहा था, अपने अभिलेख में लिपिबद्ध कराया था कि मेलुहा शब्द का चर्चा किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना। अब यहाँ एक और चीज देखा गया था कि यहाँ के लोग जो थे वो बहुत सुनियोजित रहते थे, समझ गए? सुनियोजित शहर का मतलब कि ढंग का। सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्यता का मतलब कि आदमी सभ्य तरीका से रहे, कैसे रहना है, कब खाना है, कब सोना है, कहाँ सोना है, किस ढंग में सोना है ना। ये सभ्य लोगों की काम है। और जो असभ्य लोग है, कहीं सूत गए, कहीं खा लिए, कोई मतलब नहीं है, कैसा रह लिए, है ना, वो असभ्य लोग थे। तो सभ्यता का मतलब कि एक रीति रिवाज से रहन सहन को बना लिया जाए, एक रूटीनबद्ध बना लिया जाए, उसे सभ्यता कहते हैं, यानी उसे सभ्य मानव कहते हैं, है ना। आज भी देखते हैं ना, कोई बड़ा मतलब जरूरत भर ही बोले, जरूरत से ज्यादा नहीं बोले, किसी से फालतू बात नहीं करे, तो गांव में लोग कहते हैं जहाँ फलना के लड़का बड़ा सभ्य है, हर आदमी से तरीके से सलीके से बात करता है। तो इसीलिए सभ्यता शब्द का अर्थ होता है कि लोगों को रहन सहन का एक अच्छा सा ढंग पता चल जाए, एक रूटीनबद्ध लोग रहने लगे, उसे सभ्यता कहते हैं, है ना। तो यही सभ्यता था। तो यही इसी में लिखा था कि माकन का जो लोग है, मेलुहा का जो लोग है, वो हमारे यहाँ लंगर लगाते थे। लंगर लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ लोग नाव से जाता था, है ना, यहाँ भी लोग नाव से आता था, ये लोग इधर व्यापार करता था। अच्छा, ये लोग चीन में व्यापार इधर करेगा कि नहीं? तो नहीं, चीन में ये लोग व्यापार नहीं करेगा, है ना। चीन में जो हवांगो सभ्यता है, यहाँ व्यापार ये लोग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ हिमालय नदी है। यहाँ क्या है? हिमालय नदी है। तो ये हिमालय, सिंधु घाटी के लोग हिमालय पार कैसे करेंगे उस समय? तो इसीलिए इधर नहीं जाते थे, ये लोग इधर जाते थे। अच्छा, लंगर का मतलब आप लोग समझते हैं? लंगर का मतलब, बहुत आदमी को ऐसा लग रहा है कि लंगर का मतलब क्या होता होगा? भोजन। लंगर लगा, चलो घींच लो, खा लो। लंगर का मतलब वो नहीं होता। लंगर का मतलब होता है कि उस समय लोग जो व्यापार करने के लिए जाते थे, वो लोग नाव से जाते थे, और नाव से जाने के कारण जहां जब जाइएगा समुद्र के किनारे पर, तो नाव को वहां छोड़ दीजिएगा तो बह न जाएगा पानी में फिर अपने से, हवा के कारण। तो इसीलिए उस नाव को वहां रोकने के लिए उसमें सिक्कर लगाया जाता था, जिसको झांगर बोलते थे, है ना, झांगर बोलते थे। और उसी झांगर को अक्कद के राजा सरगौन ने सरगौन अभिलेख में लंगर शब्द कह के मतलब उल्लेख किया है, लंगर शब्द, और बोला था कि मेलुहा का लोग मेरे यहाँ आते थे, माकन का लोग आते थे। तो मेलुहा शब्द का प्राय अभी किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना। मेलुहा का संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो हम समझते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। आपसे कभी कभी पूछ देंगे कि पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। लॉर्ड कर्जन कब बना था? गवर्नर जनरल 1905 में, है ना। ये जब आया तो पूरा उत्खनन तेज करा दिया, तो बहुत सारा पता चला। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, है ना। आप इस चीज को समझ गए होंगे, है ना। और अब तो आपसे पूछा कि अमेरिका में कोई सभ्यता था? तो नहीं। दक्षिणी अमेरिका में था? तो नहीं। जितना भी सभ्यता था यही था। तो पूछेगा आपसे कि विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। किस नदी के तट पर? दजला एवं फराद नदी के तट पर है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद आपका है मिस्र की सभ्यता, नील नदी के तट पर, है ना। नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता है। ये हो लगभग 2800 से 3500 ईसा पूर्व था, ये 3500 से 400 था। उसके बाद यहाँ यूनान में, ये जो सेक्टर है ये यूनान का है, ये ईरान इराक तुर्की वाला है। मेसोपोटामिया जो है ईरान इराक तुर्की वाला है। ये यूनान की सभ्यता है, जिसको बोलते हैं क्रीट की सभ्यता, है ना। ये भी काफी पुरानी सभ्यता थी। उसी के बाद यहाँ चीन में आपका हुआंगो नदी के तट पर हुआंगो की सभ्यता थी, और भारत में सिंधु नदी के तट पर सिंधु सभ्यता थी। लेकिन बाद में यहाँ बहुत सारा जगह
पाकिस्तान के इधर बलूचिस्तान में, भारत में भी कई राज्यों में बहुत सारा स्थान मिलने लगा, है ना। इधर भी महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी मिला हुआ है। तो इसीलिए काफी विवादित हो गया कि अब सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नाम रखें। तो इन लोगों ने विचार किया कि सबसे पहले इसमें कौन सा स्थान का उत्खनन हुआ था, तो हड़प्पा का। इसीलिए इसका नाम रख दिया क्या, हड़प्पा सभ्यता। कि बहनी जब हड़प्पे से किए हैं तो नामकरण भी हड़प्पे से कर दीजिए, कोई विवाद नहीं होगा। इसीलिए इस सभ्यता का नाम जो पड़ा था वो पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। और ये भी लगभग 2500 BC पूर्व के आसपास माना गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। अगर चाहते हैं इसके स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इतना हो गया। आते हैं अब इसके आगे, है ना, इसके आगे ध्यान दीजिए। आप लोग इसे एकदम एक बार खुद से कॉपी पर बना लीजिएगा और खुद से वीडियो देखते जाइएगा, कॉपी पर एकदम ड्राइंग बनाते जाइएगा। तो आप ड्राइंग बनाते समय क्या होता है कि पूरा माइंड जो है आपके कॉपी के पास ही कंसंट्रेट रहता है, तो पूरा आपको याद रहेगा। ऐसे केवल देखते रहिएगा वीडियो तो काम नहीं चलेगा, केवल वीडियो देखने से काम आपका नहीं होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको जैसे जैसे वीडियो देखते जाइएगा, स्किप क्या बोलते हैं उसको पॉज कर लेना है, रोक लेना है। और जैसे जैसे हम नक्शा बनाते जा रहे हैं आप भी उसी तरह से नक्शा बनाइए। हम मानते हैं कि आपसे एक बार में हूबहू नहीं बनेगा, जरूरी नहीं है सीधा ही बने, टेढ़ा भी बने लेकिन बने। क्योंकि नक्शा बनाने पर क्या होता है कि आपको जगह स्पष्ट हो जाता है ना, जगह क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो आइए इससे आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, इससे आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसके आगे थोड़ा समझ लीजिए। जैसे अब सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखेंगे कि उसका हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, वो तो आपको समझा दिए। अब हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सा स्थान किस राज्य में मिला है, ऐसा बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। तो ये जगह का नाम राज्य वाइज हम लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो इससे जो आपका क्लियरिटी आ जाएगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा मैप के थ्रू देखेंगे ताकि पूरा आपको स्पष्ट दिखे, मैप के थ्रू देखेंगे, है ना। और सब आज नहीं बताएंगे, कुछ आज बताएंगे कुछ कल बताएंगे, क्योंकि एक ही साथ सब बता देंगे तो दिक्कत आ जाएगा, है ना। तो जैसे आप जानते हैं कि हम एक भारत का मैप बना लेते हैं मोटा मोटी। ये हम मान के चलते हैं कि भारत का मैप है ना। आप लोग खुद से देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि ज्यों का त्यों ही बन जाए। ध्यान दीजिए, ये हमारा भारत है, ये कौन है, पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान है, ये आपका भारत है ना। इधर अंगूठा नियर उठ जाए मतलब सिक्किम है ना। इधर आपको देखते हैं एक ऐसे निकला हुआ, एक ज्यादा जो निकल गया ये त्रिपुरा है ना। इधर सेवन सिस्टर है, ये बंगाल का सेक्टर है कि नहीं। तो इतना देख लेंगे। ये ऐसा गौ के जैसा जो निकाल रहा है ये आपका गुजरात है ना। यहाँ खंभात की खाड़ी है। ये रॉ जैसा यहाँ से जो ऐसा रॉ जैसा जो दिख रहा है ये राजस्थान है। ये वाला सेक्टर आपका महाराष्ट्र है। उसके बाद इधर आपका तमिलनाडु है, फिर केरल है, कर्नाटका है, इधर से कर्नाटका है, केरल है, इधर से कर्नाटका है ना। यहाँ जो ये सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर है कि नहीं। तो सुनिए, यहाँ से एक ऐसा क्या हुआ है कि एक नदी निकला है यहाँ से, और इस नदी का जो नाम है वो नाम है सिंधु। इस नदी का क्या नाम है, सिंधु नदी। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा, यह है सिंधु नदी। और फिर यहाँ से एक नदी निकला है ना, यहाँ से इधर की तरफ ये सतलज है ना। और यहाँ एक नदी निकला है यहाँ से इसमें आके फिर मिल गया है,
ये आपका ये वाला जो नदी है, ये वाला, तो ये वाला जो नदी है ये है चिनाब, चिनाब नदी, है ना। ये यहाँ से निकल के यहाँ मिला। चिनाब नदी के दक्षिण में यहाँ एक जगह है, यहाँ एक जगह है। इस जगह का जो नाम है ये है मांदा। मांदा, क्या नाम है? मांदा, है ना। इस चिनाब नदी के दक्षिण में है। उत्तर, ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण। आपको मालूम है ना कि ऐसा अगर कहीं लिख दे तो सेंटर के ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर क्या होता है? वेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि नीचे है, इसके नीचे है, तो नीचे जो है ये कौन है? दक्षिण है। तो ये चिनाब नदी के दक्षिण में जो जगह है इसका नाम है मांदा, है ना। ये मिला है मांदा, है ना। यहाँ एक जगह है पाकिस्तान में, ये वाला, ये इस जगह का नाम है सिंध प्रांत। इसका क्या नाम है? सिंध प्रांत, है ना। सिंध प्रांत, इसका क्या नाम है? सिंध प्रांत। यहाँ जो जगह है उसका नाम है सिंध प्रांत। और इस सिंध प्रांत जो है ये आपका है कहाँ? वर्तमान में पाकिस्तान में, है ना। और यहाँ एक जगह मिला है, एक यहाँ जगह मिला है, एक यहाँ जगह मिला है और एक यहाँ जगह मिला है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जगह मिला है। तो इस जगह का जो नाम है, इस जगह का जो नाम है, इसका नाम है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, है ना। इसका क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। इसका क्या नाम है? आमरी। आमरी। इसका क्या नाम है? कोटदीजी। कोटदीजी, है ना। कोटदीजी। और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है चान्होदरो। चान्होदरो, ध्यान दीजिए, चान्होदरो। तो आप एक बात बताइए, पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो ये कौन सा नदी है? सिंधु। तो सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो है, सिंधु के तट पर आमरी है, और सिंधु के तट पर ही आपका कोटदीजी है, और सिंधु के ही तट पर आपका कौन है? चान्होदरो है। तो बताओ ये चारों जगह किस नदी के तट पर है? तो मोहनजोदड़ो, आमरी, चान्होदरो, कोटदीजी किस तट पर है? तो ये सब नदी जो है, ये सब जगह जो है सिंधु नदी के तट पर है ना। सिंधु नदी के तट पर है। अच्छा, यहाँ एक जगह है, यहाँ वाला जो जगह है, ई वाला जो जगह है पंजाब का सेक्टर है। ध्यान दीजिए, ई वाला जो सेक्टर है क्या है? पंजाब है। तो उस समय पंजाब जो है दो भागों में बट गया था। चूंकि पाकिस्तान शब्द जो है, इस शब्द का पहली बार खोज जो किया था वो कौन किया था? रहमत अली। कौन किया था? रहमत अली। रहमत अली। और रहमत अली कौन था? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था, और इसने पाकिस्तान शब्द बनाया था। पाकिस्तान शब्द का उत्पादन किसने किया था? रहमत अली। और रहमत अली बोला था कि पी से मतलब क्या? पंजाब। हमको पंजाब दे दीजिए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो कौन कौन सा राज्य मांगा था वो समझ लीजिए। पी का मतलब क्या? पंजाब, मतलब पंजाब दे दीजिए। के मतलब कश्मीर दे दीजिए। एस का मतलब पूरा ही सिंध दे दीजिए। इधर TAN का मतलब क्या? बलूचिस्तान दे दीजिए, है ना। बलूचिस्तान भी पूरा मांग रहा था। तो देखिए भारत ने क्या किया कि पंजाब का जो मांग किया वो पंजाब में, पूरा पंजाब नहीं दिया, आधा पंजाब ये भारत में ही रह गया, और आधा यहाँ से जो पंजाब है वो कहाँ चल गया? पाकिस्तान में। तो एक पाकिस्तान में भी पंजाब है ना, और एक भारत में भी पंजाब है। समझ गया ना। एक पाकिस्तान में भी पंजाब है और एक भारत में भी पंजाब है। समझ गया ना। तो पाकिस्तान वाला पंजाब जो यहाँ है, इस पंजाब में जो जगह पड़ता है ये पड़ता है हड़प्पा। हड़प्पा कौन सा जगह पड़ता है? हड़प्पा, है ना। ये भारत में जो पड़ता है ये पड़ता है आपका कौन? रोपर। ये कौन पड़ता है? रोपर, है ना। तो देखिए जो पाकिस्तान में पंजाब है इसमें कौन मिला? हड़प्पा। जो भारत में पंजाब है इसमें कौन जगह मिला? रोपर, है ना। ये सब हड़प्पा सभ्यता की जो उत्खनन हुआ उसमें पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा मिला, और भारत के पंजाब में क्या मिला? रोपर मिला।
तो रहमत अली ने कौन कौन मांगा था? तो पूरा पंजाब मांगा था, जिसमें आधा पाकिस्तान को दिया गया। कश्मीर पूरा मांग लिया था, जो कि नहीं दिया गया, भारत में ही है। उसके बाद एस मतलब सिंध पूरा मांगा, तो सिंध पूरा दे दिया गया। उसके बाद बलूचिस्तान मांगा था इधर, तो बलूचिस्तान भी दे दिया गया। फिर भी पाकिस्तान को संतुष्टि नहीं था, कह रहा था नहीं हमारा कम है। मान लो कि 40 बीघा जमीन है तो 30 बीघा भारत रख रहा है, 10 बीघा हमारा के दे रहा है, आधा ना देना पड़ेगा, 2 आदमी है, 2 भाग में बट रहा है। तो इसके लिए क्या किया था कि भारत ने, यहाँ देखिएगा त्रिपुरा के नीचे ये बांग्लादेश के पास जो जगह है, ये जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये भी पाकिस्तान को दे दिया था। लेकिन ये बांग्लादेश का सेक्टर जब इंडिया का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई थी, तब 1971 में बांग्लादेश के तरफ से लड़ के पाकिस्तान से बांग्लादेश को इसको छिनवा दिया गया और इसका नया नामकरण कर दिया बांग्लादेश, है ना। तो पाकिस्तान अब इतना ही हिस्सा में रह गया है, ये बांग्लादेश हो गया है और ये अलग देश बन गया है। तो समझ गए कि पाकिस्तान शब्द किसने बनाया था? रहमत अली ने। कौन कौन चीज से मांगा था? तो ये आपको समझिए, पंजाब मांगा था, कश्मीर मांगा था, सिंध मांगा था, बलूचिस्तान मांगा था। तो मिला क्या? पंजाब का आधा मिला, कश्मीर कुछ भी नहीं मिला, सिंध पूरा मिला और उधर बलूचिस्तान मिल गया, है ना। आप देखिएगा कि भारत के जन गण जो गान है उसमें कहता है पंजाब, गुजरात, मराठा, सिंध, सिंध का नाम आता है, देखिएगा सिंध का नाम आता है ना। तो एक भारतीय ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दर्ज कर दिया कि सिंध तो पाकिस्तान में है, तो भारत के राष्ट्रगान में इसे क्यों रखा गया है ना। भारत के राष्ट्रगान में तो उसे नहीं रहना चाहिए। तो सिंध के जो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उसने उस आदमी को बुला के बहुत फटकारा और बोला कि सिंध जो है वो भारत का ना अंग था, अब ना बट गया है, तो क्या वो अलग हो जाएगा? आपके उंगली में एगो घाव हो जाएगा तो क्या उंगली काट के फेंक दीजिएगा कि उसका इलाज कराइएगा? तो इसीलिए सिंध रहेगा। और ऐसा क्यों ज्यादा वो गुस्सा गया? क्योंकि वो जो न्यायाधीश था वो जब भारत पाकिस्तान एक ही था तो वो सिंध का ही था, उसका जन्म स्थान सिंधे था, इसीलिए उसे और बुरा लगा था, इसीलिए उसे और उसे फटकार दिया था। तो इसीलिए उसने माना कि नहीं, सिंध है तो रहेगा, सिंध को हटाया नहीं जाएगा। इसीलिए अभी तक भी राष्ट्रगान में है, लेकिन सिंध भारत में है नहीं, चल गया कहाँ? पाकिस्तान में। तो बात समझना है कि देखिए, पंजाब जब बंटाया तो भारत के पंजाब में मिला रोपड़ और पाकिस्तान के पंजाब में कौन मिला? हड़प्पा, है ना। और हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर है। और रोपड़ किस नदी के तट पर है? तो रोपड़ रंगोई नदी के तट पर है ना, रंगोई। रोपड़ किस नदी के तट पर है? रंगोई नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो, आमरी, चानहुद्रो और कोट दीदी, ये चारों किस नदी के तट पर है? तो ये सब सिंधु नदी के तट पर है ना। ध्यान दीजिए, सिंधु नदी के तट पर है। अब यहाँ से ई वाला जो सेक्टर है, ई वाला बलूचिस्तान है। ये नीचे वाला जो जगह है कौन है? बलूचिस्तान है। और यहाँ तो पता है कि समुद्र का पानी घुसा हुआ है, यहाँ से धरती है इधर। तो यहाँ एक जगह मिला है, यहाँ एक जगह मिला है। इस जगह का जो नाम है वो नाम है सूतकांगे डोर, है ना, सूतकांगे डोर। और सूतकांगे डोर किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर, दास्क नदी, है ना। ये बलूचिस्तान का सबसे पश्चिमी जगह है। तो हड़प्पा सभ्यता में इससे पश्चिम कहीं जगह नहीं मिला, लास्ट पश्चिम में है। ये जगह का नाम क्या है? सूतकांगे डोर। पूछेगा सूतकांगे डोर कहाँ है? कि तो ये सूतकांगे डोर बलूचिस्तान में है। किस नदी के तट पर? तो दास्क नदी के तट पर। फिर यहाँ एक जगह मिला है, यहाँ एक जगह मिले हैं, इसका नाम है सूतका कोह, सूतका कोह। तो ये सूतका कोह जो है ये भी कहाँ है? बलूचिस्तान में। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये जो है सादीकोट नदी के तट पर है, सादीकोट नदी, सादीकोट नदी, है ना। किस नदी के तट पर है? सादीकोट नदी के तट पर, है ना। उसके बाद यहाँ एक जगह मिला है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस जगह का जो नाम है वो है बालाकोट, बालाकोट, है ना। और यहाँ एक जगह मिला है ये वाला, इस जगह का नाम है थारो, थारो, है ना। इस जगह क्या नाम है? थारो। इस जगह क्या, इसका नाम है थारो, इसका क्या नाम है? बालाकोट। देखिए यहाँ बालाकोट लिखे हुए हैं। इसका क्या नाम है? तो इसका ये वाला नाम है सूतका कोह। तो सूतका कोह किस नदी के तट पर? सादीकोट नदी के तट पर।
यह सुत कांगे डोर, ये किस नदी पर? दास नदी के तट पर। तो इतना इधर का जगह जो मिला था वो पाकिस्तान में मिला था। इधर मेहरगढ़ भी है, बाद में बताएंगे, अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। अब देखिए यहाँ से एक जगह जो है, यहाँ से एक जगह जो है, ये है आपका हरियाणा। ये कौन सा सेक्टर है? हरियाणा। और हरियाणा में यहाँ एक जगह मिला है और एक जगह यहाँ मिला है ना। तो हरियाणा में इधर ई वाला जो जगह मिला है एक नाम है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, है ना। ई वाला जो जगह मिला है ये मिला है बनवाली, बनवाली, है ना। तो राखी गढ़ी और बनवाली किस राज्य में है? राज्य वाइज भी याद करना है। राखी गढ़ी और बनवाली किस राज्य में है? तो ये दोनों जो है आपका किस राज्य में है? तो ये दोनों हरियाणा में है। ये रोपड़ किस राज्य में है? पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में, राखी गढ़ी और बनवाली किस राज्य में है? हरियाणा में है। अगर नहीं याद रहे तो याद कैसे करना है, तो सुनिए। हरियाणा में सबसे कम जो वन है, वन जो है वो सबसे कम है, हरियाली सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। तो ह से हरियाणा, तो हरी भरी कम है, माने हरियाली कम है, इसका मतलब कि वन कम है। तो वन का मतलब कि बनवाली से क्या कर लीजिए? राखी बनवा लीजिए। बनवाली से क्या कीजिए? राखी बनवा लीजिए। तो याद रखना कि हरियाणा में हरियाली कम है, इसलिए हरियाणा में बनवाली, बने कम है, वन कम है मतलब हरियाली कम है कि नहीं। तो वन कम है मतलब बनवाली, और बनवाली से क्या कर लीजिए? राखी बनवा लीजिए। बनवाली से क्या करना है? राखी बनवा लेना है। तो वो याद रखना है कि बनवाली और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। बनवाली और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो ये याद रखना है कि बनवाली और राखी गढ़ी जो है आपका हरियाणा में है। थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, है ना, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, चूंकि इंक यहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए तो ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ, है ना। थोड़ा सा जगह रखिएगा, तो सब नदी भी बाद में हम लिखवाते जाएंगे, अभी घबराना नहीं। तो रोपड़ मिला पंजाब में, राखी गढ़ी मिला कहाँ? हरियाणा में। बनवाली कहाँ मिला? हरियाणा में, है ना। इस सब का नदी भी हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, पहले जगह से याद कीजिए। अब देखिए ये वाला जो है ऐसे आके ऐसा क्या बना? र मतलब ये क्या है? राजस्थान। र मतलब क्या है? राजस्थान। और राजस्थान में एगो जगह मिला है यहाँ, कौन सा जगह मिला है? बनवाली, है ना। राजस्थान में एक जगह कौन सा मिला है? बनवाली। तो बनवाली कहाँ है? राजस्थान में। राखी गढ़ी और गलत बोल रहे हैं ना, बनवाली गलत लिखा गया, सॉरी। बनवाली नहीं ना होगा, यहाँ होगा कालीबंगा, कालीबंगा, है ना। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ मिला है? राजस्थान में, है ना। याद नहीं रहे तो याद रखिए, काली जी के पूजा कहाँ होगा? राजस्थान में। राजस्थान में एक घर की सब घर, तने घरे घरे। राजस्थान में काली जी के पूजा क्या हो रहा है? घरे घरे। घरे घरे का मतलब क्या है? घग्घर नदी, है ना। कौन सा नदी? घग्घर नदी। तो पूछेगा कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्घर नदी के तट पर है ना। कालीबंगा किस नदी के तट पर? घग्घर के तट पर है। तो कालीबंगा किस राज्य में मिला है? तो आपको मिला है राजस्थान में। तो देखिए ये पंजाब वाला में मिला था रोपड़, हरियाणा में मिला है राखी गढ़ी बनवाली, और राजस्थान में मिला क्या है? कालीबंगा। अब इधर आ गया सेक्टर गुजरात का। तो गुजरात में एक यहाँ जगह, 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 ऐसा जगह मिला है। इस जगह का नाम है धौलावीरा। इसका क्या नाम है? धौलावीरा, है ना। इसका क्या नाम है? रंगपुर, रंगपुर, है ना। इसका क्या नाम है? लोथल, लोथल, है ना। इसका क्या नाम है? इसका नाम है देसलपुर, देसलपुर। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है?
रोजदी, रोजदी। और ई वाला जो सेक्टर है इसका क्या नाम है, सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा। तो ये सारा जगह कहाँ मिला हुआ है, तो गुजरात में मिला हुआ है। सारा जगह कहाँ मिला हुआ है, गुजरात में। तो देखिए ये धौलावीरा गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, लोथल गुजरात में, देसलपुर गुजरात में, रोजदी गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में। तो ये सारा जगह कहाँ मिला है, गुजरात में, है ना। और थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए गुजरात के नीचे वाला ई वाला जो सेक्टर है, ई वाला सेक्टर जो आपका है, ई वाला, ई है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो जगह मिला है, महाराष्ट्र में ई वाला है ना, ये महाराष्ट्र में, जरा इधर लिख देते हैं यहाँ से। तो महाराष्ट्र में जो जगह मिला है, ये मिला है दाइमाबाद, दाइमाबाद, दाइमाबाद। तो ये महाराष्ट्र वाला जो जगह मिला है ना, ये सबसे उत्तर में मिला है। इसके नीचे दक्षिण में मिला है, इस नीचे दक्षिण होता है, सबसे दक्षिण में मिला है। ई वाला जो सेक्टर है आपका भारत का, है ना, यहाँ नहीं, यहाँ ना होगा, यहाँ होगा, है ना। ई वाला, ई वाला जो है आपका है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में क्या मिला है, दाइमाबाद। ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सा जगह मिला है, दाइमाबाद। और दाइमाबाद किस नदी के तट पर है, तो इसका नाम है परवरा। अगर परवरा नहीं देता है तो तब आपको देगा गोदावरी। कौन देगा, गोदावरी। ऑप्शन में अगर परवरा नदी नहीं दिया तो गोदावरी देगा, है ना। हालांकि मूल रूप से दाइमाबाद परवरे के तट पर, गोदावरी थोड़ा दूर है, तो हो सकता है कभी कभी परवरा ना दे के तो गोदावरी ऑप्शन में देगा, तो गोदावरी पूछेगा। दाइमाबाद किस नदी के तट पर है, तो परवरा नदी के तट पर। अगर ऑप्शन में परवरा नहीं है तब गोदावरी ऑप्शन चुनेगा। अगर दोनों ऑप्शन में है, परवरा गोदावरी दोनों रहेगा, तो आंसर होगा परवरा, क्योंकि उसके एकदम नजदीक बसा हुआ है। तो पूछेगा दाइमाबाद किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में दाइमाबाद है, और किस नदी के तट पर, तो परवरा नदी के तट पर। और दाइमाबाद से एक इक्का गाड़ी मिला था, तांबा का जो मिला था, रथे मिल गया था, है ना, तांबा का रथ। आगे सब बताएंगे कहाँ से क्या मिला था। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ महाराष्ट्र में क्या मिला। अब देखिए यहाँ एक जगह मिला है, यहाँ यूपी में, यूपी में यहाँ जगह मिला है, यूपी में। ये पाकिस्तान मिटा देते हैं, इसका तो हो गया काम, है ना। यूपी में एक जगह मिला है यहाँ पर, और यूपी में ई जगह जो है इसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, है ना। और ये किस नदी के तट पर है, तो हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी, है ना, हिंडन नदी। हिंडन किसकी सहायक है, यमुना की। हिंडन किसकी सहायक नदी है, यमुना की, है ना। हिंडन यमुना की सहायक नदी है ना। तो पहले हम लोग जगह को याद करते हैं, पहले जगह को याद करते हैं। जरा समझिए जगह को कैसे याद करेंगे, बढ़िया से समझिए। देखिए भारत में जो सबसे पहला जगह सबसे उत्तर में ऊपर में खोजा गया, तो ऊपर में सबसे जो जगह मिला वो मिला मांदा। मांदा किस नदी के तट पर है, तो मांदा है आपका चिनाब नदी के तट पर, है ना। ये तो सिंधु गया है, ये चिनाब गया है, तो मांदा है चिनाब नदी के तट पर। अच्छा चिनाब के उत्तर है कि दक्षिण है, तो दक्षिण है, कभी कभी भी पूछ सकता है। तो मांदा चिनाब नदी के तट पर दक्षिण में है। उसके बाद भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ, तब भारत के पंजाब में क्या मिला, रोपड़। पाकिस्तान के पंजाब में क्या मिला, हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है ना। उसके बाद यही सिंधु नदी इधर आया सिंध प्रांत में। तो सिंध प्रांत में 4 गो जगह मिला। कौन कौन, मोहनजोदड़ो, आमरी, चानहुद्रो, और एगो कौन मिला, ये वाला कोट दीजी, है ना। एगो मिला आपका कोट दीजी, ये वाला देखिए कोट दीजी। तो यहाँ से चारों पूछ सकता है कि आमरी किस नदी के तट पर है, तो सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु, चानहुद्रो सिंधु, और यहाँ ये कौन है, कोट दीजी, ये भी कहाँ है, सिंधु। तो सिंध प्रांत में 4 गो मिला। अगर याद नहीं रहे सिंध प्रांत वाला, ध्यान दीजिए, अगर सिंध प्रांत का याद में रखना है तो याद रखिएगा आम का कुच्चा। आम का क्या याद रखना है, आम का जो बिना आठी वाला आंधी में टिकोड़ा गिर जाता है तो उसका कौन सा आचार पड़ता है, कुच्चा पड़ता है। तो याद रखना आम के कुच्चा। अ से आमरी, म से मोहनजोदड़ो, कु से बोलिए क से कौन होगा, कोट दीजिए, च से चानहुद्रो। ये सब किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। सिंधु नदी के तट पर आम का कुच्चा किस प्रांत में, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। आ से आमरी, म से मोहनजोदड़ो, क से कोट दीजिए, और च से क्या है, चानहुद्रो। तो देखिए मोहनजोदड़ो, आमरी,
चानहुद्रो कोट दीजिए। ये चारों कौन नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन से प्रांत में? तो इस जगह का क्या नाम है? सिंध प्रांत। ये सिंध प्रांत लिखे हुए, सिंध प्रांत है ना। उसके बाद इसके यहाँ से जो नीचे वाला सेक्टर वो बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान में सबसे पश्चिम में जो जगह मिला वो क्या मिला? सूत कांगे डोर। सूत कांगे डोर किस नदी के तट पर? दास्क नदी के तट पर। उसके बगल में जैसे यहाँ से पूरब बढ़े तो ये कौन सा मिला? तो इसके पूरब जब बढ़े तब मिला क्या? सूत का कोह। ये आधा तो है सूत का कोह। तो सूत का कोह किस नदी के तट पर? सादीकोट नदी के तट पर है ना। उसके बाद यहाँ आए तो क्या मिला? बालाकोट। ये कौन सा जगह है? बालाकोट। और ये वाला जगह कौन है? थारो। तो ये 4 गो जगह कहाँ मिला? बलूचिस्तान में। सूतकांगे डोर, सूतका को, बालाकोट और थारो। ये कहाँ मिला? बलूचिस्तान में, है ना। उसके बाद देखिए जब पंजाब से नीचे है तो हरियाणा। तो हरियाणा में 2 गो मिला। हरियाणा में हरियाली कम है, माने वन कम है। तो वन वाली है राखी गढ़ी। वन वाली और राखी गढ़ी कहाँ मिला? हरियाणा में। उसके जस्ट नीचे देखिए र लिखा है, मतलब र मतलब राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा जगह है? कालीबंगा। कालीबंगा, काली जी का पूजा कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। कैसे? घरे घरे। याद कैसे रखना है? काली जी का पूजा कहाँ होता है? तो राजस्थान में। कैसे होता है? तो घरे घरे। यानी कालीबंगा कहाँ मिलेगा? घग्गर नदी के तट पर। उसके बाद आगे ये नीचे वाला सेक्टर गुजरात। तो गुजरात में ये मिला धौलावीरा। धौलावीरा किस नदी के तट पर है? तो कहीं कहीं लूनी देता है, लूनी नहीं देता। मनसर और मनहर नदी के तट पर है धौलावीरा। उसके बाद रंगपुर मादर नदी के तट पर है। अब अगर लोथल, लोथल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है और लोथल बहुत पूछेगा। तो पूछेगा लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में। किस नदी के तट पर है? तो एक बात समझिए, गांव में अगर कोई आदमी लोथ हो गया है, इसका अर्थ क्या है कि गांव में लोग धारणा लगाते हैं कि हो सकता है कोनो कर्म के कर भोग है, कोनो कर्म में ही अच्छा, कोनो जीवन में पिछले जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया होगा, उसके भोगिया ही भोग रहा है ना। उसी का ही भोगिया भोग रहा है, इसीलिए बेचारा लोथ है। तो लोथ आदमी क्या कर रहा है? भोगिया भोगता है। कौन? अपने पिछले जन्म का। यानी लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर, है ना। लोथ क्या कर रहा है? भोगिया भोग रहा है। तो लोथल किस नदी के तट पर? बता दीजिए, किस नदी के तट पर? जैसे लोथ, तो समझिए कि लोथ आदमी भोगिया भोग रहा है भोगवा नदी के तट पर, है ना। तो लोथल किस नदी के तट पर रहेगा? भोगवा के तट पर, है ना। हालांकि नदी सब का फिर से हम याद कराएंगे, पहले जगह याद कीजिए। तो गुजरात में मिला, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो सबसे ज्यादा जगह कहाँ मिला? गुजरात में, है ना। पूछेगा जे मतलब हड़प्पा उत्खनन में भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जगह मिला? तो गुजरात में, है कि नहीं। गुजरात में सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो गुजरात में मिला धौलावीरा, गुजरात में मिला रंगपुर, फिर मिला लोथल, तब मिला देसलपुर, तब मिला रोजदी, तब मिला क्या? सुरकोटदा, है ना। ये सब कहाँ मिला? गुजरात में। गुजरात के जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में एक जगह मिला। वो महाराष्ट्र का जगह क्या है? दाइमाबाद। और दाइमाबाद किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। किस नदी के तट पर? तो दाइमाबाद परवरा नदी के तट पर है। परवरा नहीं देगा तो गोदावरी। उसके बाद सबसे पूरब में जो जगह मिला वो कौन मिला? आलमगीरपुर, हिंडे नदी के तट पर, यमुना का सहायक नदी है। तो सुनो, अब ध्यान दो, अगर तुमसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है, तो देखो सबसे उत्तर में जो मिला वो मिला कौन? मांदा। और सबसे पश्चिम में जो मिला कौन मिला? सूतकांगे डोर। और सबसे दक्षिण में जो मिला है ये वाला, तो यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा और ऐसे मिला दीजिएगा तो क्या त्रिभुज दिख रहा है? तो हड़प्पा सभ्यता कैसा था? त्रिभुजाकार था। देखिए त्रिभुज मिल रहा है ना। यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे मिला दिए तो त्रिभुज बना कि नहीं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे उत्तर कौन था? मांदा। सबसे पश्चिम कौन था? सूतकांगे डोर। सबसे दक्षिण कौन था? दाइमाबाद। सबसे पूरब कौन था? आलमगीरपुर। ये पूछ सकता है। और सुनो, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था ओकर याद रखो। देखो एक मोबाइल नंबर याद रखो। हड़प्पा के मोबाइल नंबर है 1299,600। कितना है? 1299,600। जब भी कहे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था, कहना 1299,600। याद रखो, हड़प्पा सभ्यता का मोबाइल नंबर है ये। हड़प्पा सभ्यता का मोबाइल नंबर कितना है? 1299,600, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका फैला हुआ था। यानी बुक में देगा आपको लगभग 13 लाख है, लेकिन 13 लाख पूरा नहीं है।
12,99,600 है। लेकिन पूरा कभी कभी राउंड फिगर में देता है 13 लाख, लेकिन शुद्धता के साथ याद रखना है। तब पूछेंगे, जब हम पूछे तुमसे कि हड़प्पा सभ्यता का मोबाइल नंबर बोलो, तब बोलना 12,99,600। कितना? 12,99,600। तो 12,99,600 इसका आपका क्षेत्रफल है। हड़प्पा सभ्यता कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। अब इससे काफी सारा क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि निम्न में भिन्न छांटिए, दे देगा मोहनजोदड़ो, आमरी, कोट दीजी और राखी गढ़ी। तो बताओ कौन सा भिन्न है? तो राखी गढ़ी भिन्न है, क्योंकि राखी गढ़ी भारत में है, बाकी सब पाकिस्तान में है। फिर तुमसे कह देगा भिन्न कौन है, लिख देगा आपको धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, देसलपुर, ऐसा लिख देगा। चल लिख देगा धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, और लिख देगा कालीबंगा। भिन्न कौन है? तो देखो ये 3 को जो है गुजरात में है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो भिन्न कौन हो गया? कालीबंगा। तो ऐसे ऐसे आपसे काफी क्वेश्चन बनाएगा। तो अभी हम सोचे हैं कि आपको जगह कम से कम याद करा दें। तो इतना आपको जगह ही आप लोग देख लीजिएगा। आप इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, और इसके बाद फिर से यही फिगर बना के जगह के साथ साथ नदी भी सबका लिखेगा। सबका नदी नहीं लिखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी का नदी लिखे हैं। बाकी सबका नदी फिर से लिखेंगे, और नदी लिखने के बाद सबका क्या लिखवा देंगे? राज लिखवा देंगे, सबका नदी लिखवा देंगे। फिर कहाँ से उत्खनन में क्या क्या सामान मिला वो लिखवा देंगे। तब जाके इसका राजनीतिक जीवन, कृषि जीवन, धार्मिक जीवन कर देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, है ना। और मैप के थ्रू आपको काफी अच्छा से याद हो जाएगा। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब लोग एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको पता चले कि इसे अटेंडेंस बनता है ना। कितने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, कितने लोगों को ये अच्छा लगा। तो एक बार लाइक जरूर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आज हम इतना ही रखेंगे। अगर कोई त्रुटि या गलती हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उसे ठीक करने की प्रयास करेंगे। हालांकि हम चाहते तो, कोई टीचर नहीं चाहता कि गलत हो, लेकिन बहुत सारा हिस्ट्री का बात, बहुत सारा बात रहता है, कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, बोलना रहता है, कुछ लिखा जाता है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हर विद्यार्थी कम से कम 10 लोगों को शेयर करे, और चैनल को कम से कम जल्दी बढ़ा के 2 के कीजिए। 2 के जितना जल्दी कीजिएगा, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। और जितना मजा हिस्ट्री पढ़ने में आ रहा है, इससे कई गुना ज्यादा मजा ज्योग्राफी पढ़ने में आएगा, क्योंकि बिना वीजा और पासपोर्ट का पूरा वर्ल्ड घुमाना पड़ेगा, है ना। तो उसमें और मजा आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।